सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज ने वोट अगर दिया तो वो आम आदमी पार्टी, कुछ उनके हितैषी हैं, तो उनको जितनी भी जगह इनडायरेक्ट पोस्टिंग होती है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उसकी जगह उनको करें। अगर उसमें ये जो बढ़ी हुई जातियां, आगे निकल गई जातियां कोई ऑब्जेक्शन उठाएं तो आप उनको कहिए कि ये देखिए ऑब्जेक्शन किसी के लिए छोड़ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो सवर्ण समाज के लोग थे, ईडब्ल्यूएस वालों ने अपने भाइयों से क्यों नहीं कहा? अभी सर्वे हो गया कास्ट पे, तो ये निकल के आई कि उसके अंदर पासवान, जिनको कहा जाता है कि बड़े आगे निकल गए, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है नौकरियों में 1.2% के आसपास है। उसी तरह चमारों में वहां पर भी 1.34% इस तरह है, धोबियों में वहां 2.3% में। आपने अभी तक आरक्षण के तहत कितने पद सृजित किए और कितने पद भरे गए, किन जातियों से भरे गए, इसका पूरा आंकड़ा निकल आएगा। तमाम सवालों के बाद भी आखिर डोम जाति के लोग, वाल्मीकि जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग पीछे तो 80 कॉलेज हैं, 25 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। दिल्ली सरकार के 25 कॉलेजेस में अगर प्रिंसिपल देखे तो उसमें एक भी दलित नहीं है। मैं तो कहता हूं 25 के 25 आप दलित बना दीजिए वाल्मीकि समाज से। कौन बात यह है कि जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कह रहा है, जो अपने आप को दानीश्वर कहता है, इंटेलेक्चुअल कहता है, जो अपने आप को अखबार प्रोग्रेसिव अखबार नवीस कहता है, वो इसमें गंदा रोल खेल रहे हैं। मैं डंके की वो इतना गंदा रोल प्ले कर रहे हैं कि उनकी नैतिकता का ह्रास हो चुका है, नैतिकता का पतन हो चुका है, नैतिकता से गिरे हुए लोग हैं कि जो बाकायदा दलित समाज के अंदर बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण में वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 21 अगस्त को जो वंचित तबका है वो आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरा इसके खिलाफ में। लेकिन कहीं ना कहीं समाज दो खानों में बटा हुआ दिखा। कई तरह की बातें इस बीच में आई हैं, 1 अगस्त से लेके आज हम लोग 24 अगस्त को बात कर रहे हैं इस बीच में। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उसके बाद से समाज में तरह तरह की बहसें चली। दो सवाल उठते हैं कि क्या इसके बाद भी न्यायालय के तौर पे कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया जा सकता है कि जो समाज बटा हुआ दिख रहा है वो ना दिखे, और इसके जो सामाजिक पक्ष है, समाज किस रूप से इसको देखे और रिएक्ट करे, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने शख्सियत और सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर विवेक कुमार, जो कि फ़िलहाल जेएनयू में हैं। सर, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर, 1 अगस्त को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 21 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ, उसको प्रोटेस्ट को भी 2 दिन बीत गए। किस तरीके, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? वाल्मीकि समाज के लोगों से बात की, हर समाज के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। वाल्मीकि समाज का निकल के आया कि अगर जो लोग आगे बढ़े हैं, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, हमारे लिए वो छोड़ देंगे तो दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये कहना कि वो हमारे यहाँ छोड़ दे, ये तो नितांत, जिसे कहना चाहिए निर्दयी कदम होगा, क्योंकि कोई किसी के लिए छोड़ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो सवर्ण समाज के लोग थे, ईडब्ल्यूएस वालों ने अपने भाइयों से क्यों नहीं कहा? अब ईडब्ल्यूएस 10% का कोटा है, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई आपके यहाँ तो हजारों पीढ़ियों से कोई जज बना हुआ है, सदियों से कोई 100 साल से जो है प्रोफेसर बना है। मैंने एक हमारे यहाँ प्रोफेसर थे बीबी भट्टाचार्य, और हमारे वाइस चांसलर थे, वो हमसे कहने लगे विवेक कुमार, मैं 9वीं पीढ़ी का जिसे कहना चाहिए आचार्य हूँ, 9 पीढ़ी में आचार्य हैं। तो क्या उन लोगों ने उनसे कहा छोड़ने के लिए? उन्होंने तो अलग से 10% रिजर्वेशन ले लिया। तो छोड़ने की बात नहीं होती है, इसमें यह हो सकता था कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनकी पड़ताल की जाए कि भाई क्यों पिछड़े हैं। क्या वास्तविकता में दलितों ने, जो अगली जातियां दलित हैं, उसके अंदर क्या उन्होंने उनका हिस्सा खा लिया? और ये बात निकल करके आई, आपको पता है कि बिहार के अंदर अभी सर्वे हो गया कास्ट पे, तो ये निकल के आई कि उसके अंदर पासवान, जिनको कहा जाता है कि बड़े आगे निकल गए, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है नौकरियों में 1.2% के आसपास है। उसी तरह चमारों में वहां पर भी 1.34% इस तरह है, धोबियों में वहां 2.3% है, और कुछ जातियां आम जनमानस में होगा कि चमार दूसरा आगे निकल गए, बिहार में धोबी पीछे छूट गया। ये जिस प्रकार का जो मंतव्य फैलाया जा रहा है, उसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि इसकी गणना केवल आंखों देखा सच
उस पे नहीं होगी, इस पे वैज्ञानिक सच होगी, क्योंकि आंखों देखा हुआ सच पूरा सच नहीं होता। सूरज पूरब से निकलता है, हम आंखों देखे से तो कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप में न सूरज निकलता है न डूबता है, लेकिन हम कहे करें। तो इसलिए आप जब समाजों के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं तो केवल सुनी सुनाई बातों पर, किंवदंतियों पर और ऐसे भड़काने वालों पर आप जो है विश्वास न करें, क्योंकि हमारा समाज बहुत मुश्किल से एकता के सूत्र में बनता है। आपका लेक्चर था जेएनयू में ही इसी विषय के ऊपर, आपने व्हाइट पेपर लाने की बात की लगातार जी। व्हाइट पेपर क्यों आना चाहिए? देखिए, मैं क्या उससे निकल के आएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिजर्वेशन पर, उसके क्रियान्वयन पर 74 वर्ष हो गए। अगर हम आज अपने संविधान के लागू होने की बात करें तो संविधान 74 वर्ष से लागू है, इसके अंदर आरक्षण लागू हुआ होगा। तो 74 वर्ष में आपने अभी तक आरक्षण के तहत कितने पद सृजित किए और कितने पद भरे गए, किन जातियों से भरे गए, इसका पूरा आंकड़ा निकल आएगा। कितने पद खाली हैं और अगर खाली हैं तो क्यों खाली हैं। दूसरी तरफ रेलवे में, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर या एयर इंडिया में कितने पदों का हानि हुई है जब इनको प्राइवेटाइज किया गया। रेलवे में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, उसको प्राइवेटाइज किया। इसी तरह आप देखेंगे कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई, बीएसएनएल बहुत हद तक खत्म ही हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी, चाहे एयरटेल आया हो, चाहे जियो आया हो, चाहे वोडा आया हो, उसने सब। तो ये जो जॉब ले लिए तो कितने लॉस हुए। उधर विश्वविद्यालय जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बन गए हैं और जो हमारे विश्वविद्यालय बचे हैं उनमें इनका कितना प्रतिनिधित्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 तक बीएचयू जैसी जगह पे 360 जो है प्रोफेसर होते थे, उसमें से एक प्रोफेसर दलित था। 2000 तक की बात बता रहा हूं आपको। सन 2000 तक में आईआईटी मद्रास का एक आंकड़ा है कि वहां पर 422 टीचर थे कुल, जिसमें 2 टीचर एससी समाज के थे, वो भी रिजर्वेशन से नहीं आए थे। तो कितना आंकड़ा भरा गया। और 2000 के बाद तो आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन के 10 वर्ष हो गए थे और ये बाकायदा कहा गया था 10 वर्ष में कि हमें इसका जो है कटौती करनी है। तो रिजर्वेशन की लॉस हुई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आरक्षण क्या संविधान की मूल भावना के तहत लागू हुआ? अगर नहीं लागू हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये व्हाइट पेपर निकल के चला आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, तमाम सवालों के बाद भी आखिर डोम जाति के लोग, वाल्मीकि जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग पीछे तो दिखते हैं ना। देखिए, बिल्कुल दिखते हैं। और हम इस मतलब मैं क्या, सभी समाज मानने के लिए तैयार कि वो पिछड़े हैं। अगर वो पिछड़े हैं तो पार्लियामेंट, संसद सबसे बड़ी अदालत है भारत की, क्योंकि उसके अंदर 543 लोग बाकायदा चुन करके जाते हैं और चुन करके जाने के लिए वहां पर वह सबसे बड़ी अदालत है। अगर वो चाहे 543 लोगों की, जो कि लाखों लोगों का नुमाइंदगी करते हैं, और बाबा साहब ने कहा था पीपल्स, वी द पीपल, हम लोग हैं वहां पर, वो चाहे सीधे सीधे अध्यादेश लाए और अध्यादेश ला करके, क्योंकि सभी राज्यों की लिस्ट उसके पास है और उस लिस्ट में वो कह दे कि देखिए इतनी जातियां आगे निकल गई हैं और इतनी पीछे छूट गई हैं। जो पीछे छूट गई है उनके लिए हम 5%। अब बात तो तय है कि ईडब्ल्यूएस की तरह पिछड़ी हुई जातियों को, समूह समाज की अलग से 10% कोटा दिया गया, तो उसी तरह पिछड़ी हुई जातियों को रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी अलग से कोटा दे दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उसी में दे दिया जाए, लेकिन ये संसद करेगी। लेकिन सर, एक जो रिजर्वेशन का कहा जाता है कि दिया गया कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग थे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, रिजर्वेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी था, तमाम बातें कही गई उसमें से एक था। तो अगर फिर हम दलितों में भी देखें तो जिन जातियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर ये भी पीछे छूट गए हैं तो इनको भी तो आगे आने का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल आने का, मैं यही तो कह रहा हूं। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं संसद को पूरा अधिकार है। 5% से 7% बाकायदा हर राज्य के अंदर देख लें कि कितने % लोग पिछड़ गए, उनका 5% अलग से रिजर्वेशन। अगर राज्यों को आपने दिया स्टेट लेवल पे अलग से, स्टेट लेवल पर अगर से वर्गीकरण करने के लिए दिया कि स्टेट करेगा,
तो उसके अंदर वह बाकायदा इस बात को प्रमाणित करने के लिए लगे हैं कि इसमें से कुछ जातियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे वो एससी की जातियां हों, चाहे वो राजस्थान की हों, चाहे वो तमिलनाडु की हों, चाहे वो केरला की, सब जातियों को चिन्हित करेंगे और उनको बाहर कर देंगे और बाकी सबको जो है उसके अंदर रख देंगे दूसरे उसमें। और फिर क्या होगा कि राजनीतिक तौर से, देखिए हमें ये देखना चाहिए कि कुछ जातियां राजनीतिक तौर से बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन राजनीतिक तौर से आगे निकल जाने का मतलब नहीं है कि वो सामाजिक तौर से भी वो आगे निकल गई हैं। राजनीतिक तौर से वो इसलिए आगे निकल गई हैं क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं, और इसलिए चुनाव में तो नंबर का खेल है, चुनाव में उनका नंबर होता है, इसलिए उनके लोगों को दिया जाता है कि भाई आप खड़े हो जाइए और वो लोग जीत जाते हैं। जिनका नंबर नहीं है उनके लिए बाकायदा जितनी सरकारें हैं, जैसे दिल्ली में देख लें, सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज ने वोट अगर दिया तो वो आम आदमी पार्टी को दिया। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि उनको बाकायदा वो नंबर से अगर जीत रहे हो तो फिर मिनिस्टर बना दे, और अगर वो नंबर से नहीं जीत रहे हैं तो उनको राज्यसभा भेजे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा भेजना चाहिए, लेकिन अभी तक न पंजाब ने राज्यसभा में भेजा और न ही जो है दिल्ली वालों ने भेजा। उनको वाइस चांसलर बना दें, वाइस चांसलर के लिए कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे वाइस चांसलर बनाए। पंजाब में 30 यूनिवर्सिटी हैं, वाल्मीकि समाज को कम से कम नहीं तो 10% दे देना चाहिए। किसी ने रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोका। उसी तरह डीजीपी बनाए, इसी तरह जज बनाए, इसी तरह वो जो है जितनी भी बॉडीज हैं, सिलेक्शन की बॉडीज हैं। आप ये कह रहे हैं कि राज्य इस पे राजनीति हो रही है और स्टेट लेवल पे जिस जाति की संख्या ज्यादा है अगर वो पीछे छूटी है तो एमएलसी बनाए, राज्यसभा भेजे, विश्वविद्यालयों में पद दे, इस तरीके से वो करें, जो कि हो नहीं रहा है। बिल्कुल वही करना चाहिए, वो आसान तरीका है, क्योंकि उसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि आपको इलेक्शन में लड़ करके चुन करके आना या फिर आपको इसी कम्युनिटी को भेजना है। यही तो मैं कह रहा हूं, तो इसलिए आपको टिकट देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच उनके हितैषी हैं तो उनको जितनी भी जगह इनडायरेक्ट पोस्टिंग होती है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उसकी जगह उनको करें। अगर उसमें ये जो बढ़ी हुई जातियां, आगे निकल गई जातियां कोई ऑब्जेक्शन उठाएं तो आप उनको कहिए कि ये देखिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आपका नेता लोग खेल कर रहे हैं, नेता लोग बहुत बड़ा खेल रहे हैं। और सबसे गंदी बात है, नेता तो खेल करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति है, सबसे गंदी बात यह है कि जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कह रहा है, जो अपने आप को दानीश्वर कहता है, इंटेलेक्चुअल कहता है, जो अपने आप को अखबार प्रोग्रेसिव अखबार नवीस कहता है, वो इसमें गंदा रोल खेल कर रहे हैं। मैं डंके की वो इतना गंदा रोल प्ले कर रहे हैं कि उनकी नैतिकता का ह्रास हो चुका है, नैतिकता का पतन हो चुका है, नैतिकता से गिरे हुए लोग हैं कि जो बाकायदा दलित समाज के अंदर बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो पीछे छूट गए हैं उनसे संसद में कानून ला करके 5% उनका रिजर्वेशन कर दिया जाए हर एक चीज में, और जहां पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है वहां पर उनको आप प्रतिनिधित्व दे, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन। उसके अंदर जो है कोई जरूरत नहीं है कि चुनाव हो, उसके अंदर नॉमिनेशन करके उनको आगे बढ़ा दें। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं सो कॉल्ड, उनको दिक्कत उनसे जो पीछे छूट गए लोग हैं, हाँ, उनसे सिंपैथी कम है, बल्कि जो लोग आगे बढ़े हैं उनसे जेलसी ज्यादा है। लग यही रहा है कि वो ये चाहते हैं कि कुछ लोग, मैं तो आगे नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया आंकड़ा नहीं दिख रहा, बिहार का आंकड़ा है, उसी प्रकार आप देख लें। हमने अपने यहाँ बताया आपको कि जो प्रोफेसर रहे हैं, आपको आईआईटी में मैंने बताया वहाँ कहाँ जगह भरी गई। इसी प्रकार आप 45 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स देख लें, उनमें एक भी नहीं है। दिल्ली में अगर आप कॉलेजेस में चले जाएं, दिल्ली के 80 कॉलेज हैं, 25 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। दिल्ली सरकार के 25 कॉलेजेस में अगर प्रिंसिपल देखे तो उसमें एक भी दलित नहीं है। मैं तो कहता हूं 25 के 25 आप दलित बना दीजिए वाल्मीकि समाज से, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप नहीं बनाएंगे। उसके अंदर गवर्निंग बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडीज में इन्हीं समाजों के लोगों को भर दिया जाए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप नहीं करेंगे। तो इसको वाल्मीकि समाज को किस तरीके से देखना होगा? खासतौर पे टारगेट पे वही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वाल्मीकि समाज को चाहिए कि संसद में कहें कि संसद से बाकायदा 5% रिजर्वेशन जो भाई पीछे छूट गए हैं, चाहे वो धानुक हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो अरुंधतियार हो, चाहे वो मादिगा हो, चाहे मुसहर हो, चाहे जिसे कहना चाहिए इधर को
कोरी समाज हो, जितने भी भाई पीछे छूट गए हैं, उन समाजों के लिए 5% रिजर्वेशन संसद में पारित करके नैतिकता के आधार पर उनको लागू कर दिया जाए। लेकिन आप सोच लीजिए कि ये बात राजनीति पे नहीं लागू होती है, क्योंकि राजनीति का तो कोई वही नहीं हो रहा। राजनीति के अंदर क्या आप अलग से रिजर्वेशन मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर तो धारा 330 और 332 के अंदर तो कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि आपको जो है हर समाज को वो देना पड़ेगा। अगर आप मांग रहे हैं तो उसमें भी कर दीजिए। तो अगर आरक्षण का कोटा भरा गया है, वो केवल राजनीतिक कोटा भरा गया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334। और रही बात कि दलित समाज जो है, हमारे जो समाज पिछड़ गए, उनसे अस्पृश्यता का बर्ताव करता है। जी, ये बात मैंने ही वाल्मीकि समाज के लोगों से जो बात की थी, उसमें ये बात आई थी सामने कि दलितों के भीतर भी उनसे भेदभाव किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये भेदभाव जो अस्पृश्यता का है, ये सामाजिकता के आधार पर है, सामाजिक रूप में। अब आप मुझे बताइए कि अगर दलित समाज का, अस्पृश्य समाज का व्यक्ति अगर अस्पृश्य समाज के पास अस्पृश्यता बरत रहा है, तो क्या वह उसके सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठ रहा है, वहां पर अस्पृश्यता कर रहा है? अगर कोई नौकरी लगी, मान लीजिए टीचर की नौकरी लगी, प्रोफेसर की नौकरी लगी, ऑफिसर की नौकरी लगी, यहां तक कि जो है IIT, IIM में इंजीनियर की नौकरी पा रहे हैं, तो क्या उसमें सिलेक्शन कमेटी में क्या दलित समाज का आदमी बैठ रहा है? उस सिलेक्शन कमेटी में बैठने वाला, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें बैठने वाले लोग कौन हैं? और वो बैठने वाले लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कि अस्पृश्यता के मारे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल या पढ़ने वाले टीचर, आपका पाठ्यक्रम में कितना, क्या कोई दलित समाज का नायक नायिकाएं पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं? वो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर माता दीन भंगी का मान लीजिए कोई प्रश्न चैप्टर पढ़ाया जाए, तो हम भी रिलेटेड महसूस करेंगे, क्या कोई मना कर देगा? लेकिन आप उनकी लड़ाई पाठ्यक्रम की नहीं लड़ेंगे। या बाबा साहब अंबेडकर पर कोई कविता पढ़ाई जाए, हम सब के थे प्यारे बाबू, सारे जग के न्यारे बापू, तो आप पढ़ाते हो, लेकिन आप हम सब के थे प्यारे बाबा साहेब अंबेडकर नहीं पढ़ाते हो, हम सबका प्यारा संविधान नहीं पढ़ाते हो। तो ये क्या हुआ कि आप एक समाज को बाकायदा उससे बहिष्कृत कर रहे हो, पाठ्यक्रम से भी। ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे सशक्तिकरण नहीं होता। अपने नायक और नायिकाओं के प्रति हम बाकायदा इज्जत भरी दृष्टि से समाज को नहीं देख पाते हैं, न नायक को देख पाते हैं। तो लड़ाई जो है वो प्रतिनिधित्व की है सभी समाज में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, सिविल सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, मीडिया में, पाठ्यक्रम में, और भी जिसे कहना चाहिए गवर्निंग बॉडीज में, सब जगह है। लेकिन हमारे लोग लड़ किस पे रहे हैं? हमारे लड़ रहे हैं कि भाई हमारा जो है प्रतिनिधित्व अस्पृश्यता का हो रहा है। उससे लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, और इसलिए बंटवारे के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन बंटवारा हमारा सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट है, या सबसे बड़ी जो न्यायालय है, जिसको कहते हैं हम पीपल्स सोसाइटी, वो है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 543 लोग बैठ करके बाकायदा फैसला करें कि 5% उसको दिया जा रहा है, 7% उसको दिया जा रहा है, वो शिरोधार्य होगा सब समाज को। अगर आपने स्टेट पे छोड़ दिया तो स्टेट में राजनीति होगी, और वो बंटवारा करके केवल अपने पक्ष में जो लोग हमारे समाज के साथ बोलते हैं उनको दिया जाएगा, और जो वास्तविकता में जिनको मिलने लायक होगा उनको नहीं मिलेगा। सर, आखिरी सवाल है, मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं, उस पे रोक लगे, राज्य के लेवल पे कुछ भी ना हो, जो भी होना है पार्लियामेंट के भीतर। बिल्कुल, मुझे यही सही लगा, क्योंकि राज्य के अंदर ये जो फैसला है वो पूरा का पूरा राजनीतिक हो जाएगा, क्योंकि सरकार, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल उन जातियों को ही तरजीह देंगे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो उनकी भाषा बोलती हैं, जो उनकी तरफ टिल्टेड हैं, और जो उनसे विरोध में हैं उनको वो बहिष्कृत करने का काम करेंगे। और इसलिए पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। हमको इस पूरे के पूरे बंटवारे पे न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय, जिसमें सभी समाजों का प्रतिनिधित्व उन जनसंख्या के बराबर हो जाए। कोई भी किसी भी तरह का जो बंटवारा है वो उसके खिलाफ नहीं है। बात यह है कि वास्तविकता में तार्किकता से, ऑब्जेक्टिविटी से, वस्तुनिष्ठता से इसका बंटवारा हो।
और कथित तौर पे पीछे छूट गए जो लोग हैं उनको इसको उसी तरीके से समझना होगा। तो निश्चित तौर पे जब स्टेट पे छोड़ा जाएगा तो हर 5 साल पे सरकारें बदलेंगी, कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, कई बार किसी दूसरी विचारधारा की पार्टियां आ जाएंगी, तो वो किस तरीके से अलग अलग समाजों का बंटवारा किस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, हर स्टेट को उसको मानना होगा, फिर सरकारों के आने और जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका जो असली लाभ है जिसको देने की बात कही जा रही है तभी वो मिल पाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहे दलित दस्तक, और जिस तरीके से प्रोफेसर विवेक कुमार सर ने बताने की कोशिश की कि आखिर पंजाब में और दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप निशान है, उनको जिस तरीके से वाल्मीकि समाज ने वोट दिया, आखिर वो अपने लेवल पे क्यों नहीं उसको आगे लाने की कोशिश कर रही, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे अलग अलग स्टेट में हो। वहाँ किसने रोका है, यूनिवर्सिटी में लाने के लिए किसने रोका है, और तमाम पदों पे लाने के लिए किसने रोका है, गवर्निंग बॉडी में लाने के लिए, मेंबर बनाने के लिए किसने रोका है। ये एक बड़ा सवाल है और हम सबको, पूरे वंचित समाज को इस सवाल के बारे में जरूर सोचना होगा, तभी हम इस साजिश को समझ पाएंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।